आज इस आईपीओ का लास्ट डे है और इस आईपीओ में एक ऐसी चीज़ है जो 90% लोग मिस कर रहे हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो जीएसपी क्रॉप साइंस बेसिकली एक एग्रोकेमिकल कंपनी है, मतलब पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स ये सब बनाती है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो फार्मर्स के लिए क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स। और ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी काम करती है। इसके 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, एक अहमदाबाद में, वडोदरा में और जम्मू में। और सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, डिमांड भी स्टेबल है, बट कॉम्पिटिटर्स इसके काफ़ी हैं, जैसे कि पीआई इंडस्ट्रीज हो गया, धनुका हो गया और भी बहुत सारे। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल ये है। अब हम डिस्कस करते हैं इस कंपनी का रेवेन्यू, कैश फ्लो और बाकी फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के बारे में कि कब ओपन है। तो 16 मार्च से ये ओपन है और 18 मार्च को ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर पे। ठीक है, और इसका जो आईपीओ का प्राइस रहेगा वो 304 से 320 के बीच में रहेगा। 400 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली ये लोग आईपीओ उठाने वाले हैं। और इसकी जो आईपीओ लिस्टिंग है वो बीएससी पे और एनएससी पे दोनों पे होगी। ठीक है, रिटेल यहाँ पे मिनिमम एक लॉट साइज खरीद सकता है और मैक्सिमम 13, राइट। तो मिनिमम लगभग 15,000 का जो है इन्वेस्टमेंट रिटेल कर सकते हैं इसमें, एचएनआई ज़्यादा कर सकते हैं। सो अब हम समझते हैं रेवेन्यू और पैट इसमें कैसा है, मतलब। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी का अगर हम रेवेन्यू चेक करें तो 2023 में 1206 करोड़, 24 में एक्चुअली रेवेन्यू गिर गया और 25 में 1300 करोड़। तो रेवेन्यू जो है वो एक फ्लैट लाइन पर ही है, रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं आ रही है। एक्सपेंसेस की हम बात करें, अगर एक्सपेंसेस भी फ्लैट लाइन ही है, तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस फ्लैट लाइन है, मतलब कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं आ रही है। हालांकि एसेट्स को अगर हम देखें तो एसेट्स एक्चुअली इंक्रीज हुए हैं। 1132 करोड़ से लगभग 1500 करोड़ पे इन्होंने एसेट्स को इंक्रीज किया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मार्जिन्स के बारे में। तो एबिटा मार्जिन जो है इनका 12.74% है। और मैं आपको बता दूं जो मार्केट प्लेयर्स हैं इस मार्केट के, वो ऑलमोस्ट 15 to 20% मार्जिन पे उस पे ही अपनी कंपनी को रन करते हैं, बट ये लोग ऑलमोस्ट 13% में। तो एबिटा मार्जिन कंपैरेटिवली कम है पीयर कंपेनियन से। जो पैट मार्जिन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 6.26% है, जो कि एक एवरेज ही माना जाएगा। काफ़ी हाई लेवल का पैट नहीं है इनका। आप यहाँ पे देखो 23 में 21 करोड़ का पैट, 24 में एक्चुअली काफ़ी अच्छा ग्रोथ थी और 25 में भी 82 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। बट सितंबर जो 2025 का लास्ट क्वार्टर था उसमें जो प्रॉफिट है वो गिर गया। तो लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने कोई भी ग्रोथ नहीं करी है, इनफैक्ट ग्रोथ गिरी ही है। और यहाँ पे अगर हम चेक करें कि कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग पर शेयर है वो लगभग 21.20 है। मतलब जो कंपनी है उसका एक शेयर आप बाई करोगे तो उसको उस एक शेयर पे कंपनी आपको 20.2 रुपीज़ अर्न करके देगी। अब हम चेक करते हैं इसका डेट टू इक्विटी रेशो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेट टू इक्विटी रेशो इसका 0.58 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इनके पास डेट काफ़ी कम है। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि डेट काफ़ी कम है, रेशो में है एज़ कम्पेयर करें इक्विटी में। अब हम बात करते हैं दूसरे सेक्शन के बारे में जो कि होगा कैश फ्लो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कैश फ्लोज के बारे में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि नेट कैश फ्लो जो है यहाँ पे 2020 में -3 करोड़, उसके बाद एकदम से मतलब 48 करोड़ का एकदम से जंप आया। उसके बाद 71 करोड़ से सीधा -102 करोड़। तो एकदम से एक स्पाइक आ रहा है पॉजिटिव साइड में, एक स्पाइक आ रहा है नेगेटिव साइड में। -102 से सीधा 10 करोड़ पॉजिटिव, उसके बाद सीधा -12 करोड़। तो जो कैश फ्लो है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में कभी एकदम से ग्रोथ आ जाती है, कभी एकदम से ग्रोथ डिक्लाइन हो जाती है। तो मतलब कंपनी स्टेबल नहीं है। अगर स्टेबल होती तो या तो जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, जो कैश फ्लो वो एक स्टेबल डायरेक्शन में चलता। बट यहाँ पे एक साल 71 करोड़ का नेट कैश फ्लो है, एक तरफ एक साल -102 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है। तो कंपनी तो स्टेबल नहीं है, ये हमें कैश फ्लो से पता चल रहा है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP जो इस कंपनी का करंटली चल रहा है वो करंटली 0 पे चल रहा है। मतलब लोगों के बीच में इस कंपनी का कोई एक्साइटमेंट नहीं है, उनको बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है, बिल्कुल भी लोग इस कंपनी के IPO के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये हमें एक ही चीज़ इंडिकेट करता है कि इस कंपनी का जो लिस्टिंग गेन होगा IPO का, और या तो नेगेटिव हो सकता है या फिर ऑलमोस्ट 0 पे होगा।
तो ये एक काफ़ी रिस्की साइन है जो लोग आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं उनको। अब मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो कंपनी ने एक नए बिजनेस सेगमेंट को, मतलब एक पुराने बिजनेस सेगमेंट को डिसकंटिन्यू किया है, जो कि प्लास्टिसाइजर बिजनेस था उसको बंद कर दिया गया है, और एक नया सब्सिडरी स्टेक भी बेच दिया है कंपनी ने। इसका मतलब क्या है, मतलब कंपनी अपना बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर रही है। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि हमें ये नहीं पता कि ये ग्रोथ साइन है या फिर ये रिस्की साइन है, ये वीकनेस भी है कंपनी का या फिर ये ग्रोथ साइन है, ये इस बात का हमें नहीं पता है। तो ये तभी पता चल सकता है जब जो सब्सिडरी बिजनेस है वो ग्रो करता है या फिर वो वीक होता है। तो यहाँ पे एक रिस्की चांस है, मतलब आप रिस्की बेट लोगे अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो, क्योंकि कंपनी ने अपना जो बिजनेस है वो एकदम से ही स्ट्रक्चर चेंज किया है। तो एक रिस्की बेट है, मैं आपको ये बोलूँगा। तो अब हम लोग समझ लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। उससे पहले हम लोग एक और बात करेंगे। मैं आपको एक हिडन पॉइंट बताना चाहूँगा कि कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो 100+ डेज हैं। इसका मतलब ये है कि कैश जो है कंपनी का वो स्टक रहता है बिजनेस में ही। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो कंपनी का जो पैसा है वो फास्ट रोटेट नहीं हो रहा है। ये लॉन्ग टर्म के लिए कंसर्निंग है। अगर फास्ट रोटेट हो रहा है तो कंपनी में ग्रोथ होगी, लेकिन अगर एक ही जगह पे स्टक है पैसा तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफ़ी मुश्किल है। अब हम लोग एक्चुअल में बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो मैं आपको क्लियर रिस्क समझा देता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहला जो रिस्क है वो है लो मार्जिन्स, और दूसरा जो है कॉम्पिटिटर्स काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं अगर आप जाके चेक करोगे तो, और इसके जो मार्जिन है वो काफ़ी कम है। उसके बाद जो प्रॉफिट्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं और रेवेन्यू भी डिक्लाइन हो रहा है। तीसरी चीज़, इसके जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हाई है। तो काफ़ी हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, बट इसका डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है। तो उस वजह से हम इसको रिस्क फैक्टर मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। अगला पॉइंट है कि बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो इस कंपनी ये कंपनी कर रही है, जो मैंने आपको भी पॉइंट बताया, अपने एक पुराने बिजनेस को बंद करके एक नए सब्सिडरी स्टेक में उसको रन कर रही है। तो ये एक काफ़ी ग्रोथ पॉइंट भी हो सकता है और वीक पॉइंट भी हो सकता है, इसका हमें नहीं पता है, बट ये एक रिस्क फैक्टर है आपका। दूसरा, ये आईपीओ सेफ कैटेगरी में नहीं आता है, राइट। तो मैं आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट जो है, मेरा फाइनल डिसीजन जो है, मेरी एनालिसिस, वो मैं आपके सामने एक समरी में रख देता हूँ। तो फाइनल डिसीजन, तो लिस्टिंग आईपीओ गेन्स के लिए आपको जो जीएमपी है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिखा रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम बिल्कुल ही जीरो है। तो यहाँ से हमें एक फैक्टर मिलता है कि ये जो आईपीओ है रिस्की है। दूसरा, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो जो ग्रोथ क्लैरिटी है इस कंपनी की वो एक्चुअली मिसिंग है। हमें पता नहीं है कि इस कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं है, आ सकती है कि नहीं है, क्योंकि जस्ट रिसेंटली ही इन्होंने अपना बिजनेस को रिस्ट्रक्चर किया है। और मैंने आपको जो कैश फ्लो दिखाया था वो भी किसी साल पॉजिटिव स्पाइक में है और किसी साल नेगेटिव स्पाइक मार रहा है। तो क्लैरिटी मिसिंग है इस कंपनी की, ग्रोथ क्लैरिटी। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही होगा कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो एवरेज टू रिस्की कैटेगरी में आप इसको डेडिकेट कर सकते हो। और अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस आईपीओ में अप्लाई ना ही करो। और अगर आपको अप्लाई करना ही है तो आप स्मॉल जस्ट एक लॉट से अप्लाई कर सकते हो, स्मॉल बेट ले सकते हो। तो कल लास्ट डे है, तो डिसीजन जल्दी लो। अगर ऐसा ऑनेस्ट आईपीओ रिव्यूज आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करो और मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू ऑल।